आप मुझे बताइए, फिलहाल आपके यहाँ पे राजनीतिक जो तस्वीर है वो कैसी बनी हुई है? करनाल काफी बदला है, लेकिन उस तरह से नहीं बदला जो लोगों का कहना है कि जिस तरह से बदलना चाहिए था। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट करनाल में नहीं लग पाया। जी, पूर्व मेयर जो हैं उनकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं नमन। वो थोड़ी सी नाराज चल रही थी और अचानक से उनके तेवर जो है वो नरम पड़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो नाराजगी बनती है मैम। टिकट की उम्मीदवार थी, पक्की दावेदार थी, उम्मीद थी कि टिकट मिल जाए। सीएम सैनी को सब कुछ संभालना था। हाँ। अब वो करण देव के पास भी गए, रेणु बालाजी के पास भी गए, सभी के पास गए। धीरे धीरे मनाने की बात बन जाए। अब करण देव जी नहीं माने। अब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को इसी से समर्थन दे दिया। रेणु बालाजी माने। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ आपके इलाके को कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर है वही मेन टक्कर है। क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है? फतेहाबाद की अगर मैं बात करूँ जिले की, तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, जिन्हें 2 दिन 3 दिन पहले ही शामिल किया गया और उसके बाद उन्हें बीजेपी की टिकट दे दी गई। लेकिन बबली के साथ जो इतिहास है वो चल रहा है। सरपंचों के साथ बबली की नाराजगी है। तो जेजेपी और इनेलो का वहां पर क्या सीन है? जेजेपी इनेलो की मैं बात करूं तो जेजेपी का मुझे कोई खास यहाँ पे असर दिखता नहीं है। जेजेपी के जो पार्टी के लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से टिकट का वितरण जो है वो करना पड़ा है। अच्छा। जहाँ पे पहले लाइनें लगी होती थी वहाँ पे अब वो हालात नहीं थे। अब नेता उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे। सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि जो बागी हैं वो नाराज नहीं है, वो उनको अभिमान हुआ है, वो गुस्सा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि नाराज होके छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं। जो लोग नाराज हुए हैं वो नाराज ही हैं और बल्कि अपनी नाराजगी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हाईकमान को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं रूठा हूं तो उसका नुकसान आपको भुगतना होगा। जिलेवार विधानसभा चुनावों की ग्राउंड रिपोर्ट सीरीज मूड हरियाणा का हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और अलग अलग जिलों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की सच्ची और असली तस्वीर आपके सामने हम रोजाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़िले के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी चुनावी माहौल क्या कह रहा है, वहाँ की जनता क्या कह रही है, वहाँ पे तमाम पार्टियों का किस तरह से कहते हैं ना कि एक बिसात बिछी होती है, तो वहाँ पे हालात क्या हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और उसके लिए आज हमने तय किया है कि हमने करनाल ज़िला और फतेहाबाद इन 2 इलाकों के जो संवाददाता हैं, करनाल से नमनदीप सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं और फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा। हम इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों के क्या हालात हैं, जनता क्या कहती है, मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक समीकरण वहां के क्या बन रहे हैं। कल यानी गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन था। मतलब एक भारी तादाद में जिसे कहते हैं कल नामांकन में पूरा दिन हमें अगर कोई तस्वीर देखने को मिली है तो नामांकन की तस्वीरें सामने आई हैं। तो सबसे पहले मैं करनाल से नमनदीप जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाना चाहूँगी। नमन, हम मूड हरियाणा का में जिलेवार तस्वीर और उनके विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर जो है वो दर्शकों के सामने एज इट इज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तो ये कि करनाल के जो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर राजनीतिक हालात अभी क्या हैं, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं। लेकिन सबसे पहले नमन, आप मुझे बताइए, फिलहाल आपके यहाँ पे राजनीतिक जो तस्वीर है वो कैसी बनी हुई है? जी देखिए, जो करनाल सीट की अगर बात करूं तो करनाल सीट जो है 5 विधानसभाओं में है। करनाल विधानसभा, इंद्री विधानसभा, असंध विधानसभा, नीलखेड़ी विधानसभा, घरोंडा विधानसभा। अब 5 विधानसभा की बात करें तो जो मौजूद विधायक है मैम, घरोंडा में जो है बीजेपी का मौजूदा विधायक रहा, जो पिछली बार बीजेपी ने सीट जीती थी, उससे पहले भी जीती थी पिछली बार। जो और जो इंद्री की सीट है ये बीजेपी के पास थी, और करनाल की सीट, ये 3 सीटें थी जो है बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी। और एक जो सीट है नीलोखेड़ी की, वो बीजेपी ने आजाद उम्मीदवार से समर्थन लिया था। और जबकि असंध की सीट बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस के खाते में ये सीट गई थी। लेकिन इस बार का जो माहौल है वो कुछ इस तरह का है, क्योंकि सबसे पहले जो
पिछला जो चुनाव था ना, वो चुनाव था मनोहर लाल खट्टर के फेस पर, और करनाल सीएम सिटी था। मनोहर लाल ने करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अच्छे वोटों से वो जीते भी थे। और अब जो उपचुनाव भी हुआ है कुछ समय पहले लोकसभा के साथ, करनाल का नायब सिंह सैनी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, क्योंकि मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया तो वो संसद चले गए और यहाँ से उपचुनाव हुआ, तो नायब सिंह सैनी भी अच्छे मार्जिन से जीत गए। लेकिन अब जो चुनाव है वो लोकल कैंडिडेट पे आ गया है। पिछले 10 साल से करनाल की विधानसभा की अगर बात करें, करनाल विधानसभा की जनता ये बात कहती थी कि हमारा जो विधायक है ना वो लोकल हो, तो राजनीतिक पार्टियां तो बाहर से ले आती थी। कई ऐसे चेहरे थे जो बाहर से आ जाते थे, जिन जैसे कि लोग मनोहर लाल को कहते हैं, क्योंकि मनोहर लाल जो उससे पिछला जो चुनाव उन्होंने यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ा था, तो कई बार उनका विरोध भी हुआ था क्योंकि बाहरी को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा था कि पूरा हरियाणा मेरा, मेरा करनाल अपना, मैं तो यहाँ प्रचार करता रहा। लेकिन अब की जो बात है वो करनाल लोकल फेस पर चुनाव है। करनाल से जगमोहन आनंद है और सुमिता सिंह गिल, ये कांग्रेस के प्रत्याशी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मजबूत दावेदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात इन मजबूत दावेदारों में जो 10 साल सरकार का कार्यकाल रहा बीजेपी का, को देखेंगे, क्योंकि करनाल काफी बदला है, लेकिन उस तरह से नहीं बदला जो लोगों का कहना है कि जिस तरह से बदलना चाहिए था। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट करनाल में नहीं लग पाया, जी बिल्कुल ठीक, बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाई। करनाल में एक जो है हवाई जहाज बनाने का मुद्दा काफी पहले से था। 2000 आई थिंक जो पहले सांसद थे अश्विनी चोपड़ा, इन्होंने बात कही थी कि हम इन्हें करनाल में जो है हवाई जहाज अड्डा बनाएंगे, जहां पर रोजगार मिलेगा, काफी रास्ते खुलेंगे युवाओं के लिए। जिस तरह की जो है सरकार चलती गई, अगली बारी भी जो है यही मुद्दा रहा, लेकिन ये बात नहीं बनी। और जो असंध की बात करे, घरोंडा की बात करे, इंद्री की बात करे, नीलोखेड़ी की बात करें, ये वो 4 विधानसभा क्षेत्र है मैम, जहाँ के हजारों युवा इस समय इंडिया से चले गए हैं। रोजगार की, मैं उस पे आ ही रही थी, रोजगार के चक्कर में युवा रोजाना लाखों रुपया लगा के विदेश जा रहा है और कहीं ना कहीं हादसे का शिकार भी हो जाता है, तो फिर यहाँ परिवार मदद मांगता है और मदद उन्हें मिल नहीं पाती क्योंकि गैर कानूनी तरीके से वो विदेश जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस तरह से युवाओं का पलायन करना ये एक सबसे बड़ी बात है, और ये 4 विधानसभाओं पे लागू होती है। जो हरिंदर कल्याण की विधानसभा है, बीजेपी के एमएलए रहे हैं और इस बार फिर बीजेपी ने उन पे घरोंडा विधानसभा से विश्वास जताया है। लेकिन 10 साल उन्होंने क्या काम किए, क्योंकि जनता के बीच में तो वो काफी रहे, जनता के सुख दुख में वो जाते रहे, लेकिन कई जगह लोगों का में मिजाज है कि ये हमारे बीच में नहीं आए, हमारे कुछ काम नहीं हुए। घरोंडा विधानसभा में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगा। सबसे बड़ी बात घरोंडा में क्या है, घरोंडा में एक है टोल टैक्स, जो जिसके रेट बढ़ते रहते हैं, आम जनता उससे परेशान होती है। इस टोल टैक्स को लेकर भी जो है कई बारी मुद्दे उठते रहे हैं कि इस टोल टैक्स का क्या किया जाना चाहिए, मांग उठनी चाहिए, कोई प्रस्ताव आना चाहिए, कोई रेट लगना चाहिए। हालांकि जो लोकल हैं उनको थोड़ा सा कम है, उनके पास बन जाते हैं, लेकिन जो जिसने रूटीन में करनाल से दिल्ली जाना है या घरोंडा से अपना जो है चंडीगढ़ की तरफ जाना है, तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है भारी भरकम। और यही बात जो है अब असंध विधानसभा में लागू हुए थे, क्योंकि करनाल से असंध के बीच में भी एक टोल टैक्स लग चुका है और उस टोल टैक्स की वजह से जनता में काफी परेशानी, क्योंकि आम जन जो किसान है ना, वो इस रूट से सफर करता है। हालांकि उनके चार्जेस अपने हैं, लेकिन जो रोजगार है, ये टोल टैक्स का मुद्दा है और एंटी कमेंसी है जो सरकार की जो कार्यकाल रहे हैं 10 साल का, लोग मुद्दे पर वोट डालेंगे। हालांकि जो अगर हम नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस में ने जो है उस प्रत्याशी को उतारा है जो आजाद उम्मीदवार था, उसने ही कांग्रेस को समर्थन दिया अपना, और कांग्रेस ने उन्हें अपनी टिकट दे दी और अब वो मैदान में है। चलिए नमन, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि हम दोनों से बात करेंगे बारी बारी से। मैं जितेंद्र मोगा के पास जाना चाहूंगी, फतेहाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे ये बताइए जितेंद्र जी कि वहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ आपके इलाके को, कि वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर है वही मेन टक्कर है, वही सीधी टक्कर मानी जा रही है। क्या मैं सही हूँ? अगर नहीं हूँ तो आप मुझे बताइए कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत इस समय क्या है।
यह साफ तौर पर आपका जो आकलन है वो बिल्कुल सटीक है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर है। फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं जिले की, तो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। और यहाँ पर किसान आंदोलन का भी अच्छा खासा प्रभाव जो है वो देखने को मिला, चाहे वो टोहाना हो, रतिया हो या फतेहाबाद हो। काफी किसान संगठन भी है। एंटी इनकम्बेंसी जो मुख्य मुद्दा रहेगी, 10 साल हो गए हैं बीजेपी को, उसको देखते हुए लोग जो वोट कर रहे हैं। और यही कारण है कि तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस का जो पलड़ा है भारी रहा है। बीजेपी इस मूड में जरूर थी कि मुकाबला त्रिकोणीय हो, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो बीजेपी को एज मिलेगा, लेकिन ऐसा होता जो है वो नजर नहीं आ रहा है। टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, जिन्हें 2 दिन 3 दिन पहले ही शामिल किया गया और उसके बाद उन्हें बीजेपी की टिकट दे दी गई। लेकिन बबली के साथ जो इतिहास है वो चल रहा है। सरपंचों के साथ बबली की नाराजगी है, सरपंच नाराज हैं, जो ही टेंडरिंग को लेकर नियम बनाए गए थे। चुके हैं जितेंद्र जी, मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ, बबली तो ये कह चुके हैं कि मेरी तो बातचीत चल रही है और बड़े स्वस्थ तरीके से हमारे बीच बातचीत हुई है और अभी फिलहाल ऐसी कोई नाराजगी है नहीं। अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो सरपंच नाराज हैं और सरकार ने जो ठीकरा बबली पर फोड़ा है टेंडरिंग का, उसकी दिक्कत किसानों को लेकर भी लूज टॉकिंग हुई थी जाखल इलाके में, उसकी भी दिक्कत कहीं ना कहीं रही है। वहीं से कांग्रेस ने जो भरोसा जताया है, परमवीर सिंह पर भरोसा जताया है, हालांकि पहले वो हार चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, तो सिंपैथी भी मिलती कहीं ना कहीं उनको नजर जो आ रही है। तो जो मैं यहाँ से देखता नजर आ रहा हूँ फिलहाल की टोहाना के अंदर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का पलड़ा जो है वो काफी भारी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत देवेंद्र सिंह बबली के लिए सुभाष बराला हैं, जो कि उनकी जनसभाओं में नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी सुभाष बराला उसकी जनसभा में नहीं गए बबली की, तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत बबली को झेलनी पड़ रही है। जी तो मुझे ये बताइए कि जैसे हमने अभी बात की कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद के बीच में एक सीधी टक्कर है, तो अगर ये ही दोनों मेन हैं तो जेजेपी और इनेलो का वहां पर क्या सीन है? जेजेपी नेलो की मैं बात करूं तो जेजेपी का मुझे कोई खास यहाँ पे असर दिखता नहीं है। जेजेपी के जो पार्टी के लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किल से टिकट का वितरण जो है वो करना पड़ा है। जहाँ पे पहले लाइनें लगी होती थी वहां पे अब वो हालात नहीं थे, अब नेता उम्मीदवार को ढूंढ रहे थे। वहीं मैं नेलो की बात करूं तो परिवार से सुनैना चौटाला जो है वो यहाँ फतेहाबाद में लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बलवान सिंह दौलतपुरिया पर भरोसा जताया गया है और बीजेपी की तरफ से विधायक धूड़ाराम है, जो कि मौजूदा भी विधायक हैं, हालांकि विधानसभा भंग हो चुकी है अब, तो उनके द्वारा बीजेपी से लड़ा जा रहा है। मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हुई है चौटाला परिवार के द्वारा अपने पारिवारिक सदस्य को उतार कर, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी सीन नहीं दिख रहा है कि जो लोग हैं वो कि त्रिकोणीय मुकाबले में आई। कोशिश जारी है, अगर सुनैना चौटाला के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है, मैं फतेहाबाद सीट की बात करूं तो हो सकता है मुकाबला त्रिकोणीय हो, लेकिन यहाँ पर भी एज जो है वो कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि जिन लोगों की टिकट कटी है वो किस ओर जाएंगे, ये भी देखने लायक होगा। जी यही जितेंद्र, मैं इसी पे आ रही थी कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस, हालांकि बीजेपी में काफी ज्यादा है, कांग्रेस में बहुत कम है, लेकिन ये जो बागी तेवर जो हैं वो इस बार देखने को मिले। इससे अगर हम इतिहास देखें हरियाणा चुनावों का तो ऐसा पहले नहीं देखा गया है। तो और दूसरी बात ये भी है कि फतेहाबाद जिला जो है उसकी जो सीटें हैं वो हॉट सीट मानी जा रही हैं तमाम वजहों से जो अभी आपने बताई हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी नज़र भी इन सीटों पर बनी हुई है। तो आपका आकलन इस वक्त, अभी कुछ दिन चुनावों के रह गए हैं, आपका आकलन चुनावी सरगर्मियों को लेकर क्या कह रहा है? जी, अगर आकलन की बात करूं तो रतिया सीट भी अछूती रह गई थी। आपने बागी का जिक्र किया, रतिया के विधायक जो बीजेपी के थे उन्होंने बीजेपी से खिलाफत इसलिए कर दी क्योंकि सुनीता दुग्गल को उन्होंने बाहरी बताया। हालांकि सुनीता दुग्गल सांसद रही हैं सिरसा की इससे पहले और रतिया से चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, लेकिन उनकी मांग यही थी कि लोकल कैंडिडेट को उतारा जाए, लेकिन बीजेपी नहीं मानी, सुनीता दुग्गल टिकट ले आई और वो भी बागी हुए। अगर मैं आकलन की बात करूं तो मुझे टोहाना, रतिया और फतेहाबाद में फिलहाल कांग्रेस जो है वो आगे दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी समय और बीतेगा तो कहा जा सकता है कि अभी काफी उलटफेर होने बाकी होंगे। जी बिल्कुल। अब मैं करनाल से नमन के पास फिर से वापस जाना चाहूंगी और नमन से मेरा सवाल अब ये होगा, जैसे आपने कहा कि जो मुद्दों की आपने बात की, आपने तमाम पार्टियों की बात की, पूर्व मेयर जो हैं उनकी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं नमन। वो थोड़ी सी नाराज चल रही थी और अचानक से उनके तेवर जो है वो नरम पड़ जाते हैं। इसके पीछे की वजह मैं आपसे जानना चाहूंगी और अब वहां पर बीजेपी का सिचुएशन क्या है ये भी थोड़ा सा आप हमें बताएं। देखिए, जो बीजेपी की सिचुएशन है ना करनाल में, सबसे बड़ी बात कि 10 साल बाद किसी लोकल चेहरे को टिकट मिला जी, लेकिन सिर्फ पूर्व मेयर ही नाराज नहीं थी, और भी कई बीजेपी के नेता थे जो सीनियर थे, जो कहते थे कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, मैंने तो इतने साल, मैंने तो
अटल बिहारी वाजपेयी से लेके अब तक अपनी जो है बीजेपी को दे दिया, संघ को दे दिया, लेकिन मुझे क्या मिला? हाँ। क्या मैं कभी चुनाव नहीं करूंगा? ऐसी कई बातें सामने आई। लेकिन पूर्व मेयर थी ओम मनोहर लाल हो गया, उनके जो है मुख्यमंत्री हो गया, जी। उन्होंने काफी उनके चुनाव में जो है काफी मदद करी, प्रचार किया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सुमन सैनी जब आई थी तो उनके साथ काफी प्रचार किया। तो नाराजगी बनती है मैम। टिकट की उम्मीदवार थी, पक्की दावेदार थी, उम्मीद थी कि टिकट मिल लेकिन जाएगी। हालांकि और नमन, मैं आपसे कहना चाहूंगी, सीएम सैनी से जब भी पूछा जाता है इन नाराजगियों के बारे में, तो वो कहते हैं ये नाराज नहीं है, ये गुस्सा है, ये अभिमान है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, सीएम सैनी ने जो है ना, जिस तरह से आपने देखा बीजेपी की टिकट अनाउंस होने के बाद माहौल बना ना हरियाणा में, हाँ। एक के बाद इस्तीफे आए। अब सीएम सैनी को सब कुछ संभालना था। हाँ। अब वो करण देव के पास भी गए, रेणु बालाजी के पास भी गए, सभी के पास गए, धीरे धीरे मनाने की बात बन जाए। अब करण देव जी नहीं माने, अब उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को इंद्री से समर्थन दे दिया। हाँ। रेणु बालाजी माने। अब उनके बीच में एक बंद कमरे में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात की कई बार नेता दूर की सोच के फैसला ले लेता है, कई बार सोच के नेता गुस्से में ले लेता है कि भैया मेरे साथ गलत हुआ, मैं अभी कर लेता हूँ। तो कई चीजें हैं मैम, इस फैक्टर को देखना पड़ता है। अब जो करनाल की तस्वीर है, कई नेता नाराज थे, लेकिन धीरे धीरे करके जो नामांकन के आखिरी दिन तक सारे नेता मान गए। अब उनसे क्या वादे हुए, वही वादे जो पिछली बार हुए थे, वही वादे शायद इस बार फेर हो गए। अब उन्हें इंतजार होगा 5 साल बाद का, या फिर कह लो कि सरकार बनी तो कुछ पद मिल जाएगा, या कोई और बात हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो तीखे जो तेवर होते हैं ना मैम, वो नम पड़ गए। तो आपने सही बात की। इसमें जो माहौल है, क्योंकि करनाल में तस्वीरें वायरल होती रहती है कि भैया कुछ दिन पहले माहौल क्या था, अब क्या माहौल है। तो थोड़ा सा जनता देखती है, जनता समझती भी है। अब जैसे करणदेव कंबोज की तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने कल एक तस्वीर साझी की, उन्होंने राकेश कंबोज जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको समर्थन दे दिया। कल तक वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज उन्होंने वही समर्थन उन्हें दे दिया। यही समर्थन वो बीजेपी को भी दे सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, वो बीजेपी को ना देके कांग्रेस में चले गए, जबकि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, पुराने कार्यकर्ता थे और मंत्री रह चुके हैं पिछले कार्यकाल में। वो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है जब एक भरोसेमंद कार्यकर्ता अचानक से नाराज हो जाए, या जैसे कि सीएम मतलब बकौल सीएम सैनी की वो उसमें अभिमान आ जाए, वो गुस्सा हो जाए, और उसके बाद जो वो हरकतें करता है वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जिसे बोलते हैं, विरोधाभास हो जाता है कि एक भरोसा और भरोसे के टूटने के बाद जो हरकतें होती हैं वो थोड़ा जनता को भी कंफ्यूज करती हैं कहीं ना कहीं कि ये चल क्या रहा है पार्टी में। बिल्कुल मैम। मैम जनता ना असल में सब कुछ जानती है, लेकिन वो कहते हैं कि एक फिल्म देखने हम जाते हैं तो बीच में कभी कभी ऐड आ जाती है तो बोर हो जाता है इंसान। तो जनता कुछ इसी तरह का माहौल देख रही है कि आखिर चुनाव में हो रहा है, हालांकि उन्हें पता है कि उनकी एंडिंग क्या है, उन्होंने एंडिंग में करना क्या है, वोट किसे डालना है, वो सब जानती है। लेकिन ये कुछ मजे वो ले रही है, देख रही है, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग ना खुद ही जो है कुछ इस तरह की राजनीति करते हैं कि ताकि हमारा कुछ नाम हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए। मैं जितेंद्र के पास इसी सवाल के साथ मैं जितेंद्र के पास जाना चाहूंगी। जितेंद्र, हमारी बातचीत जो अभी नमन और मेरी हो रही है वो ये है कि जब मैंने अभी ये कहा कि सीएम सैनी ये कह रहे हैं कि जो बागी हैं वो नाराज नहीं है, वो उनको अभिमान हुआ है, वो गुस्सा हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नाराज होके छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो बागी हो गए हैं सीएम सैनी के मुताबिक वो दरअसल नाराज नहीं है, उनमें गुस्सा है जो कि ठीक हो जाएगा बाद में? आपको ऐसा लगता है? मैं अगर फतेहाबाद की बात करूं तो मुझे ऐसा कतई नहीं दिखता। जो लोग नाराज हुए हैं वो नाराज ही हैं, और बल्कि अपनी नाराजगी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और हाईकमान को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं रूठा हूं तो उसका नुकसान आपको भुगतना होगा, चाहे वो लक्ष्मण हो, मतलब चुनौती है सीधे सीधे। तो सुभाष बराला नायब सैनी के मनाने के बावजूद भी नहीं माने, देवेंद्र सिंह बबली की जनसभा में नहीं आए। जो लक्ष्मण नापा थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो फतेहाबाद की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि कोई मानने को तैयार है। वो अपने शक्ति प्रदर्शन में लगा हुआ है, मैं बीजेपी को कितना नुकसान कर सकता हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि कितना मजबूत था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी ना जो वहाँ के मुद्दे हैं, मैं उन जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात करना चाहूंगी। आपके जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर आप
अगर आप कम शब्दों में हमें समझा सकें कि बुनियादी समस्याएं वहां की क्या है और जनता जब वोट डालेगी तो वो किन मुद्दों को अपने दिमाग पे रखकर वोट डालेगी? मैं बुनियादी मुद्दों की बात करूं तो मैं फतेहाबाद की बात करता हूं। जल निकासी का मुद्दा अहम है, थोड़ी सी बरसात आते ही यहाँ पर पानी भर जाता है, ये मुद्दा अहम है। फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था जिसके नाम पर नगर परिषद के चुनाव में वोट मांगे गए, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज मनोहर लाल खट्टर जिस समय मुख्यमंत्री थे टोहाना शिफ्ट कर दिया गया। तो लोगों में उस बात को लेकर भी रोष है कि हमारा मेडिकल कॉलेज टोहाना चला गया है। फतेहाबाद में जो लड़कों का कॉलेज है, बॉयज कॉलेज है, वो अब बना है जाकर, उसकी बिल्डिंग भी नहीं कंप्लीट हुई है, कन्या कॉलेज में वो चल रहा है। तो धरातल पर फतेहाबाद में मुख्य एजेंडे ये है, जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है वो कह रहा है कि फतेहाबाद में बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, कोई बड़ी योजना नहीं आ रही, और यही कारण है कि यहाँ पर मंदी का दौर चल रहा है। उसके बाद मैं अगर रतिया की बात करूं तो रतिया के साथ भी ऐसा ही कुछ है। बुनियादी जो ढांचा है वो रतिया का इतना मजबूत नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन का वहां प्रभाव है, तो किसान जत्थेबंदियों की खिलाफत जो झेलनी पड़ेगी, किसानी का मुद्दा, एमएसपी का जो मुद्दा है वो रतिया में जो अहम रहने वाला है। टोहाना की मैं बात करूं तो टोहाना की जो सड़कों की हालत है, हालांकि देवेंद्र सिंह बबली ने दावे तो बड़े बड़े किए हैं, लेकिन सड़कों की हालत कहा जाए, या टोहाना में भी अगर बरसात आती है तो घरों में पानी लाजमी घुसता है। तो इस प्रकार के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर जनता वोट करने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मुद्दे हैं वो अगर हम जो उम्मीदवार हैं अगर हम उनकी बात करें तो क्या इन मुद्दों से तमाम उम्मीदवार वाकिफ हैं और उनको पता है कि इन मुद्दों पर अगर हमने काम नहीं किया तो इस बार अगर आ भी जाते हैं अगली बार तो चांस नहीं लगने वाला है? कई बार होता है कि आप जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद मुद्दे क्या और कौन से मुद्दे, ऐसा हो जाता है। ये साफ तौर पर जो उम्मीदवार है इससे वाकिफ है, क्योंकि बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दाव लगाया है। नए चेहरे पर दाव लगाया होता तो नया चेहरा कह सकता था जी नहीं मैं करूंगा, उन्होंने नहीं किया, छोड़ दीजिए। फतेहाबाद में धूड़ाराम है, 5 साल थे, लोग कहेंगे आपने 5 साल में कुछ नहीं किया, जवाब मांग रहे हैं। अगर मैं टोहाना की बात करूं, देवेंद्र सिंह बबली बीजेपी से उतरे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रतिया से लक्ष्मण नापा से लोग जवाब मांग रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस के साथ जाकर बैठ गए हैं। लेकिन हाँ, पूर्व जो सांसद रही है सुनीता दुग्गल, तो फतेहाबाद में रेल लाइन नहीं आई, तो इसको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि जब आप सांसद थी तो आपने बड़े वायदे किए थे कि हम रास्ता यहाँ करवाएंगे, बन पाया। इस प्रकार के बुनियादी जो मुद्दे हैं वो जरूर सामने। जी 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 नमन, एक बार फिर से मैं वापस आना चाहूंगी आपके पास। अगर हम करनाल के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो वहां पर मोटे मोटे अगर हम समस्याओं की कुछ एक समस्याएं तो हमने अभी चर्चा कर ली हैं, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आप मुझे बताइए कि इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में अगर कोई कॉमन मुद्दे हैं या फिर अलग अलग भी मुद्दे हैं तो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या है वहां पर। मैम सबसे बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहा कि लोकल चेहरा कैंडिडेट होना चाहिए, और इस बारी हर पार्टी ने सोचा भी और करा भी, और लोकल चेहरे को ही 5 विधानसभा में जाकर टिकट मिली है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है रोजगार का, तीसरा है विदेशों में पलायन का, चौथा है मैम असंध की अगर बात करें तो नमन मैं 1 मिनट रोक रही हूँ। विदेशों में पलायन का जो मुद्दा, हाँ ये हमने पहले भी आपने बताया, अभी फिर से बता रही हूँ, पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि ये जो विदेशों में पलायन का मुद्दा है ये सिर्फ आपके इलाके से सबसे ज्यादा सुनने को मिला है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या वहां के जो उम्मीदवार हैं इस चीज को गंभीरता से ले रहे हैं या पार्टियां? मैम जिस तरह से जो अगर कांग्रेस की बात करें ना, कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है। बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी ने तो हर बार यही बात कही है कि हम तो रोजगार दे रहे हैं, हमने भर्तियां करी है, हमने ये किया है वो किया है, लेकिन कांग्रेस ये कहती रही है कि हर बार ये सब होने के बाद अगर आपने भर्तियां करी है, आपने रोजगार दिया है युवाओं को, तो फिर ये विदेश में बच्चे क्यों जा रहे हैं? क्यों लाख लाख रुपया 50-60 लाख रुपया लगाकर विदेश में एक बच्चा रोजाना जा रहा है? मैम करनाल इलाके की अगर बिल्कुल रोजाना कितने बच्चे जा रहे हैं, और कई तो हादसे का शिकार हो जाते हैं जिनकी डेड बॉडी भी उन्हें देखने को नहीं मिलती। वो सरकार से गुहार लगाते हैं लेकिन वो उन्हें उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती देखने को, ऐसा भी माहौल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस ने, अब कांग्रेस की प्रत्याशी स्मिता सिंह ने एक बड़ी बात कही नामांकन के बाद मीडिया से, उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव तो करनाल की जनता लड़ेगी, और सबसे बड़ा मुद्दा है विदेशों में बच्चों के जाने का और विकास का मुद्दा, क्योंकि करनाल में उनका आरोप है, उनका कहना है कि करनाल में विकास नहीं हुआ मनोहर लाल जी के होते हुए, नायब सिंह सैनी जी के होते हुए। अब
10 साल का एक बड़ा समय होता है मैम, क्योंकि पांचों विधानसभा की अगर हम बात करें तो पांचों विधानसभा में जो माहौल है वो ये है कि ऊपर किसकी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में किसका माहौल है, हरियाणा में दबदबा किसका बनने जा रहा है, क्योंकि 10 साल का एक बड़ा सफर बीजेपी ने हरियाणा में तय किया है और किस तरह जनता देखती है, जनता इस पर वे मुख्य रूप से वोट करेगी। क्योंकि असंध की अगर बात करें, संध में जो है ना, जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे शमशेर सिंह गोगी, वो विधायक बने थे, लेकिन वो कई काम नहीं करवा पाए क्योंकि बीजेपी की सरकार थी। तो जनता उनसे पूछ नहीं पा रही। तो उनसे पूछने जाती तो वो कहते यार मैं तो इतना काम करवा सकता हूँ, मैंने तुम्हारी आवाज विधानसभा में उठाई है। उन्होंने कई बार कहा कि मैं अपनी जो है आवाज विधानसभा में उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाऊंगा। अब वही जो है दोबारा मैदान में है और उनके सामने जो है नए चेहरे पर बीजेपी ने दाव खेला है। हालांकि वो काफी समय से जो है जिला प्रधान थे करनाल से बीजेपी के, उन्हीं को टिकट दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो इनका कार्यकाल रहा है बीजेपी का, इस बीजेपी के कार्यकाल में क्या काम हुआ है, रोजगार मिला है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं, कोई फैक्ट्री मिली है कि नहीं, लोगों के मुद्दे ही यही है। लोग चाहते हैं कि बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए किसान के फसलों की, ठीक है। इंद्री का क्षेत्र है, इंद्री के कई क्षेत्र यमुना में लगते हैं। कई बार बाढ़ में जो है फसलें डूब जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं। बात होनी चाहिए उस विधायक की जो हमारी सुख दुख में आता है, उस समय कौन सा विधायक है, कौन सा नेता हमारे सामने आता है। तो इन सब चेहरों पर देखकर जनता वोट डालेगी। हालांकि जनता ने सोच लिया है किसको वोट डालना है। चलिए वो तो अलग बात फिर है, भी उस बारे में हम ना ही बात करें कि जनता ने क्या सोचा है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर, पहले जितेंद्र के पास जाना चाहूंगी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर आपको कितना लग रहा है वहां पर आपके विधानसभा क्षेत्रों में? जी, अगर मैं बात करूं रतिया, टोहाना और फतेहाबाद, मुझे एंटी इनकम्बेंसी का पूरा असर जो देखने को मिल रहा है। और यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा होने के बावजूद भी कुमारी शैलजा 2,68,000 वोटों से सिरसा लोकसभा में जीती थी। और अब हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, नरेंद्र मोदी का चेहरा, भले ही नरेंद्र मोदी रैली कर ले, लेकिन जो लोग फैक्टर देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को हमने वोट डालना है, वो नहीं रहेगा। हालांकि नायब सिंह सैनी ने कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन लोग ये जरूर कह रहे हैं कि अगर उन्हें थोड़ा सा समय और मिलता तो हो सकता है वो एंटी इनकम्बेंसी को कुछ रोक पाते। लेकिन फिलहाल तीनों जो विधानसभा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी पूरे तरीके से हावी रहेगी। जी नमन, आप क्या कहेंगे एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी काफी मुखर हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी है? एंटी इनकम्बेंसी आपको क्या लग रहा है अपने इलाके में? मैम जी देखिए, अगर बात इसकी करें तो नेताओं ने तो अपना, कांग्रेस ने तो कई बार इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन जो करनाल सीट है, करनाल विधानसभाएं हैं जो पांचों विधानसभा में, वहां इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों को में नाराजगी है, क्योंकि करनाल का विधायक होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए, अब तो सांसद है, अब तो केंद्र में चलो मनोहर लाल जी क्या काम करेंगे वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए पांचों विधानसभा में किस तरह से काम किए। क्योंकि करनाल सिर्फ करनाल की विधानसभा नहीं है, आसपास जो 4 विधानसभाएं हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मुख्यमंत्री अगर इस विधानसभा से आता है तो करनाल बेल्ट होगी, पानीपत बेल्ट होगी, कुरुक्षेत्र बेल्ट होगी, इस बेल्ट पे भी असर पड़ता है। इस बेल्ट में कितना विकास हुआ, कितनी चीजें बदली है, तो लोग इस चीजों को भी देखेंगे कि बीजेपी ने 10 जी बिल्कुल समझ आ गया। यानी कहीं न कहीं मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो लगातार ये सीरीज दिखा रहे हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक बात जो खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि किसी भी पार्टी के लिए लड़ाई जो है, युद्ध जो है वो आसान नहीं होने वाला है। तो हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट की सीरीज जो है वो आगे भी जारी रहेगी और जिलेवार सच्ची तस्वीर हम यूं ही दिखाते रहेंगे। और तब तक के लिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हर एक अपडेट आप यूं ही देखते रहिए। मूड हरियाणा का में फिलहाल मैं इजाज़त लेती हूं। एक बार फिर से दूसरे जिलों की सच्ची तस्वीर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।